हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है गोपालगंज एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा, कपरपुरा हाई स्कूल गोपालगंज से। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कुलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे। कुलम्ब्स लॉ पर हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने किया था, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे और रह गए हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं, और कुलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसलिए ऐसा है क्योंकि कुलम्ब्स लॉ जो है वो फोर्स का है। ठीक है, यानी दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स लगता है उसके बारे में वो कुलम्ब्स लॉ है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यानी अगर दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों स्थितियों में फोर्स का डायरेक्शन को हम कैसे लेंगे, कैसे उसको समझेंगे, उस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम लोग पहले उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद से इस पर आधारित हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कुलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। अब इसको हम लोग दो स्थितियों में लेंगे, एक अट्रैक्शन के लिए और एक रिपल्शन के लिए। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लेते हैं ये पहला कंडीशन, कि अगर मान लेते हैं कि इफ दो चार्जेस यानी Q1 और Q2, ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से बड़ा है, डेट मीन्स कि इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव कब आएगा, तो या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो। ठीक है, तो दोनों चार्ज अगर निगेटिव होगा तभी उसका प्रोडक्ट जीरो से बड़ा आएगा, यानी वो धनात्मक आएगा। और दोनों चार्ज धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, तभी जीरो से बड़ा आएगा, डेट मीन्स कि पॉजिटिव आएगा। तो अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो इस स्थिति में दोनों किस प्रकार के आवेश हो गए, सजातीय आवेश हो गए। सजातीय आवेश, या ऐसे कहें लाइक चार्जेस। सजातीय आवेश यानी लाइक चार्जेस। आप सभी स्टूडेंट्स को ये मैं कहूँगा कि हिंदी तो जानना ही है, लेकिन आप सभी चीज़ों का वर्ड कम से कम इंग्लिश में जरूर जानिए, क्योंकि आगे यही चीज़ काम आने वाला है। आगे आपको कहीं हिंदी नहीं मिलने वाली है, सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसलिए सभी वर्ड्स को इंग्लिश में जरूर जानिए। तो इसलिए हम इंग्लिश यहाँ पर लिखते चल रहे हैं। तो लाइक चार्जेज है, तो लाइक चार्जेज के बीच हमारा जो फोर्स होता है वो रिपल्सन का होता है। तो रिपल्सन के फोर्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे, उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक चार्ज Q1, और ये हो गया हमारा दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2। ठीक है, अब बीच का ये जो डिस्टेंस है, बीच का ये डिस्टेंस हो गया हमारा, इसको हम लोग ले लेते हैं R12, 1 से 2 तक का डिस्टेंस, ये R12 इसके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ समझते हैं कि दो चार्जेज हो गए, बीच का डिस्टेंस R12 हो गया, और दोनों पॉजिटिव है। मान लेते हैं कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं, या दोनों निगेटिव भी ले सकते हैं। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों लाइक चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा। तो प्रतिकर्षण का फोर्स का डायरेक्शन कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, यानी Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो यह इस पर फोर्स लगा करके इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो बाहर की तरफ पुश करेगा तो इसके फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा F21। दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स, 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स जो कि इस बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहें F21 का अगर हम मान लिखें, ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कुलम्ब्स लॉ को लिखें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर। और अब इसका डायरेक्शन, अब इसका जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। तो हम बाहर की तरफ यानी इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग दो यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूज करते हैं। एक पहला यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में, इसको हम ले लेते हैं R12 कैप। R12 कैप जो 1 से 2 के डायरेक्शन में हो गया, और इस तरह से 2 से 1 के डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं R21 कैप, यानी 2 से 1 का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये दोनों जो है यूनिट वेक्टर है, जिस और यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पहले से पता है
कि इकाई सदिश का उपयोग सिर्फ हम लोग दिशा को दिखाने के लिए करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण उसका 1 होता है। तो ये जो हमारा फोर्स है F21, अभी इसकी दिशा को दिखाने के लिए हम R12 का उपयोग कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसकी दिशा को दिखाने के लिए R12 कैप हम लगा देंगे। तो ये जो होगा वो हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होगा, यानी वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को हम ऐसे लिखेंगे। और वही जब हम इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे, यानी इसी को अगर अगर हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो इसमें दिशा नहीं रहेगी, तो सिर्फ ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको फिर कुछ दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जैसे इसी को थोड़ा सा हम और यहाँ पर चेंज करते हैं इसके फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में, जैसे F21, तो ये जो हमारा वेक्टर फॉर्म है यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये हो गया R12 यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना है यूनिट वेक्टर को, तो क्या करेंगे, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला यूनिट वेक्टर जो है ये वो वेक्टर हो गया R12 और उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर बन गया। तो डेट मीन्स कि अगर हम इस यूनिट वेक्टर को अगर कंप्लीट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको फिर हम यहाँ पर लिख लेंगे R12 वेक्टर और फिर यहाँ पे R12 उसका मैग्नीट्यूड। और जब ऐसे हम लिखेंगे तो फिर ये जो हमारा फॉर्म हो जाएगा, ये हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का, अब यहाँ पर हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R12 वेक्टर। तो इस प्रकार से ये अब हमारा कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को लिखने का तरीका हो गया। अगर हम यहाँ पर वेक्टर अगर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर नीचे में जो डिस्टेंस होगा उसका Q हो जाएगा, और अगर इसको कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में नहीं रखते हैं, सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, तो फिर जो हमारा फॉर्म होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में ये नोटेशन हो गया कूलम्ब्स लॉ का। तो अब इसमें हमने क्या देखा कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है और उसको इस तरह से हम लिखते हैं। अगर सेम यही चीज कि अगर Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगाए तो Q2 Q1 पर भी फोर्स लगाएगा, तो उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर ले लेते हैं, दो चार्ज ले लेते हैं। एक हो गया यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q2, और बीच का ये जो डिस्टेंस है वो हो गया R12, और ये वाला फोर्स हमने लिया हुआ था यहाँ पे F21 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स। तो सिमिलरली 2 द्वारा 1 पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन जो होगा इस तरफ हो जाएगा और उसको लिखेंगे F12, यानी 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स। और फिर यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, एक हो गया ये यूनिट वेक्टर R12 और एक दूसरा यूनिट वेक्टर हो गया R21। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो अब अगर हम इसको लिखें F12 यानी 1 पर 2 के कारण लगने वाले फोर्स को, तो उसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और फिर इसके डायरेक्शन के लिए हमारा यूनिट वेक्टर यूज होगा R21। इस तरह से यूनिट वेक्टर को यूज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसको फिर से अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का पावर 3, और ये हो जाएगा R21 वेक्टर। अब इसको अगर वेक्टर में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे पावर में 3 हो जाएगा और ये कंप्लीट वेक्टर में कन्वर्ट होकर के इस फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या चीज समझना है फोर्स के डायरेक्शन को, कि अगर रिपल्सिव फोर्स होगा, दो चार्जेस के बीच अगर रिपल्सिव फोर्स होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड होगा, चार्ज पर बाहर की तरफ लगेगा। जैसे Q1 Q2 पर बाहर की तरफ, Q2 Q1 पर बाहर की तरफ, ऐसे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वही अगर मतलब अट्रैक्शन हो, दो चार्जेस के बीच अट्रैक्शन हो, अनलाइक चार्जेस हो, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो हम उसको भी समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग समझते हैं इस चीज को क्लोज करने से पहले, कि जैसे
F1 ने F2 ने F1 ये सॉरी चार्ज Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, उसको हमने ऐसे लिखा, और Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, उसको भी वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। तो अगर हम सपोज करो कि अगर हमको ये करना हो कि ये वाला जो वेक्टर है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये R21 जो है वो यूनिट वेक्टर है, R21 यूनिट वेक्टर है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इसके डायरेक्शन में है। ठीक है, अब अगर हम इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये यूनिट वेक्टर यूज किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस डायरेक्शन को हम इस यूनिट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर, इसके डायरेक्शन को हम इस यूनिट वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किए दिखाए हैं, बट हम चाहते हैं कि इसके डायरेक्शन को हम इस यूनिट वेक्टर के द्वारा दिखाना। तो कैसे कर सकते हैं, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो है इसके डायरेक्शन के अपोजिट है, लेकिन हम इस यूनिट वेक्टर के द्वारा उसके डायरेक्शन को दिखाना चाहते हैं। तो सिंपल है, अगर इस वेक्टर में अगर हम इसको निगेटिव बना दें तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और वह इसके डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस तरह से इसका उपयोग इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव बना करके हम ऐसे लिख सकते हैं -R12। अब -R12 लगा देंगे तो इसकी दिशा बदल गई और इसकी दिशा अब F12 के डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर इसको फिर से हम देखें तो ये जो माइनस है इस टर्म को हम थोड़ा सा इधर लाते हैं बाहर में, और 1/4 पाई Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, और ये हो गया R12 का कैप। अब ये आप इक्वेशन देखिए, ये आप जो एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है इसको आप देखिएगा, तो ये बिल्कुल ये माइनस टर्म और ये बिल्कुल जो होगा वो F21 के फॉर्मूला के बराबर होगा, जो हमने F21 का मान निकाला उसके बराबर हो गया, और ये हो गया हमारा F12। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। दैट मीन्स कि एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी ये चीज यहाँ से प्रूफ हो रहा है, ये बता रहा है कि Q1 चार्ज Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 चार्ज होगा वो Q1 पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसे इसके इधर और इसका इधर, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, यानी दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ये चीज भी यहाँ से हमको निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अट्रैक्शन, ये रिपल्सन के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अट्रैक्शन के लिए भी फोर्स को समझते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन के लिए, तो अट्रैक्शन के लिए जैसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं फिर से दो चार्ज Q1 और एक हो गया यहाँ पर Q2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हो गया R12। ठीक है, फिर से वही चीज लिख रहे हैं। डायरेक्शन के लिए फिर हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, एक यूनिट वेक्टर लेते हैं R12 1 से 2 के डायरेक्शन के लिए, और एक 2 से 1 के डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लेते हैं R21। ठीक है, और दो चार्जेस हो गया Q1 Q2, दोनों लाइक चार्जेस है, यानी दैट मीन्स कि या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों सॉरी ये नहीं, यहाँ पर हमको अट्रैक्शन निकालना है। तो अट्रैक्शन फोर्स के लिए तो एक पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरा हम निगेटिव ले रहे हैं, तो अनलाइक चार्जेस यहाँ पर होगा, और अनलाइक चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा Q1 Q2 वो लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा माइनस रहेगा, और माइनस जो रहेगा वो तो दैट मीन्स कि वो 0 से हमेशा कम रहेगा। तो इस तरह से ये हो जाएंगे अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, यानी विजातीय आवेश, एक जैसे आवेश नहीं, विजातीय आवेश। ठीक है, तो अब इस प्रकार से दो चार्जेस यहाँ पर है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है। हमने यूनिट वेक्टर भी ले लिया उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए। अब इसके बीच हम फोर्स निकालते हैं और फोर्स के डायरेक्शन को समझते हैं। तो अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो डेट मीन्स कि Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो अब यह इस पर फोर्स लगा करके इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो वह इस पर फोर्स लगाकर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से उसके डायरेक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे F21, 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ।
और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो यहाँ पर ऐसे F1 टू 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ हो गए, यानी F1 यानी Q2 Q1 पर फोर्स लगा तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और Q1 Q2 पर फोर्स लगा उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और इस तरह से दोनों एक दूसरे की तरफ हो गए। और अगर इसको हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को लिखें तो फोर्स को लिखते हैं F21 को पहले, तो F21 को तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्शन के लिए F21, तो F21 का जो डायरेक्शन है वो R21 के डायरेक्शन से R21 यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होगा, तो उसको R21 कैप इसके डायरेक्शन को लिख देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर F12 को लिखे हम तो F12 को भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और फिर इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे R12 कैप से। ठीक है, और बाकी अगर फिर इसको हम कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, उस यूनिट वेक्टर को हमने कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया, और इसलिए फिर हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा R12 स्प्लिट वेक्टर, और ये हो जाएगा F12 का मान। तो ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म है जैसे पिछले में हमने आपको बताया था, उसी तरह से सिर्फ कंप्लीट वेक्टर में ऐसे हमारा ये फॉर्मूला जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो फोर्स है इसके डायरेक्शन को समझिए। Q2 निगेटिव चार्ज है और Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 से Q1 पर फोर्स लगाया गया तो उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ, दैट मींस कि इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब Q2 की तरफ। तो और फिर अगर Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो उस पर भी जो होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ। लेकिन देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और समझना है कि Q2 चूंकि निगेटिव चार्ज है, तो हम दो चार्ज जो लेते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज बिहेव्स लाइक अ सोर्स, एक स्रोत की तरह होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है बिहेव्स लाइक अ सिंक। तो ये थोड़ा समझना है। तो सोर्स है तो यहाँ से फील्ड लाइन से ऐसे बाहर निकल ले तो फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो इस पे बाहर नहीं होता है, इस पे अंदर की तरफ होता है। तो लेकिन अब आप कहोगे सर आप ये अंदर की तरफ होता है तो फिर इसको यहाँ से तो बाहर निकल रहा है, बल्कि एक्चुअल क्या होता है कि एक्चुअल रूप में उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है। ये जो F21 है इसका डायरेक्शन एक्चुअल रूप में ऐसे होता है F21, और इस डायरेक्शन को हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर भी उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन जो यहाँ पे वही डायरेक्शन यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ ना लिख करके उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बट एक्चुअल में क्या है कि ये फोर्स यहाँ पे ही ऐसे लग रहा है, अंदर पे लग रहा है। ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ इस पे आता है निगेटिव चार्ज पे। दैट मीन्स कि देखो कभी भी कोई ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ हमेशा जाएगा, लेकिन ये फोर्स जो होगा निगेटिव चार्ज पे उसका अंदर की तरफ आएगा ये। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ इस पे आता है, इस पे बाहर की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स आउटवर्ड बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स होता है वो इनवर्ड अंदर की तरफ होता है। तो इसीलिए ये वाला जो डायरेक्शन को हम आसानी से यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता, बट एक्चुअल में ये डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस ये मतलब हमारे यहाँ पर जैसे हमने पिछले में ये रिपल्सन वाले में भी हमने प्रूफ किया था कि F12 जो है F21 के बराबर और अपोजिट है, तो वो चीज हम यहाँ पर भी इसको दिखा सकते हैं, उससे सिमर मतलब दोनों फोर्स इक्वलेंट अपोजिट यहाँ पर भी उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब वहां पे इसको हम छोड़ रहे हैं, आपका ये कि आप इसको जो है अपने से कॉपी पर इसको लिखिए और उसको अपने से उसको बनाइए कि क्या F12 जो है F21 के बराबर है, और अपने से उसको आप प्रूफ कीजिए। ये आप पर हम छोड़ते हैं इस चीज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज जो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सुपरपोजिशन लॉ। क्योंकि जब हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ लिए तो सुपरपोजिशन लॉ को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो सुपरपोजिशन यानी ऐसे कह सकते हैं
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी स्थिर वैद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि दो चार्जेस के बीच फोर्स निकाले और कूलम्ब्स लॉ को हमने यूज किया है, वेक्टर फॉर्म में भी उसको समझ लिए, डायरेक्शन भी समझ लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो से ज्यादा चार्जेस भी हो, तीन चार्ज, मतलब थ्री चार्ज, फोर चार्ज का ऐसे सिस्टम हो सकता है। और तब वैसी स्थिति में अगर जैसे यहाँ पर हम मान लें कि एक चार्ज हो गया यहाँ पे Q1, ठीक है, एक दूसरा चार्ज हो गया यहाँ पे Q2, ठीक है, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज हो गया Q3, और यहाँ पे एक चौथा चार्ज हो गया Q4। अब ये सभी पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे मान लेते हैं कि एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, कुछ भी, और तो इस तरह से अरेंज्ड है, ठीक है। और ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि Q1 Q2 पर लगा रहा है, Q1 Q4 पर भी फोर्स लगा रहा है, Q3 पर भी फोर्स लगा रहा है। तो सभी जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी सभी आपस में इंटरेक्शन में है, सबका फोर्स एक दूसरे पर लग रहा है। अब कहा जाए कि किसी एक पर बाकी तीन के कारण फोर्स निकालिए, तो फिर अब तो हम तो दो ही चार्ज के दो चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में पढ़े, कूलम्ब्स लॉ तो दो चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में ही बताता है। अब यहाँ पर फोर चार्ज है, तो उसके बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे? तो सिंपल वही है, कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अगर मान लेते हैं कि Q4 पर ही हम बाकी थ्री चार्जेस के कारण फोर्स निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहले इसके कारण फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे इसके कारण फोर्स निकालेंगे, तो देखो इसका डायरेक्शन यहाँ पर नोट कर लिए, ये हो गया Q4 1, 4 पर 1 के कारण फोर्स। उसी प्रकार से 2 के कारण पहले इस पर फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना, तो उसका भी डायरेक्शन यहाँ पे नोट कर लिए, और उसको लिख दिए QF4 2, 4 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स। फिर 3 के कारण, तो 3 के कारण भी यहाँ पर फोर्स का हम लोग ऐसे नोट कर लिए, और इसको कहेंगे F4 3, यानी 4 पर 3 के कारण लगने वाला फोर्स। और इस प्रकार से अब ये जो हमारा पॉइंट है Q4, ठीक है, उस पर इन सब के कारण हम बारी बारी से अलग अलग चार्जेस के कारण फोर्स को निकाल लेंगे, और सबका अलग अलग डिस्टेंस भी होगा। जैसे इसका डिस्टेंस हो गया R14, इसका डिस्टेंस R34, इसका डिस्टेंस R24, ऐसे हम डायरेक्शन भी इसका ले लिए, वेक्टर फॉर्म में भी अगर इसको हम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब क्या करेंगे कि जो तीन वेक्टर आया है हमारा, ये F43, F41, F42, अब इन सारे वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, उसका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसका वेक्टर सम करेंगे तो Q4 पे जो है इन सभी थ्री चार्जेस के कारण नेट फोर्स जो होगा वो हमारा निकल जाएगा। तो अगर समरी के रूप में कहें इसको, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि किसी भी दिए गए चार्ज पर अन्य सभी चार्जेस के कारण लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग चार्जेस के कारण उस पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होता है, सदिश योगफल होता है। फिर से एक बार समझते हैं, यानी बहुत सारे चार्जेस अगर आपस में इंटरेक्शन में है, तो किसी एक चार्ज पर अन्य सभी चार्ज के कारण लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो अलग अलग चार्जेस के कारण उस पर लगने वाले फोर्स का, इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो सदिश योगफल करेंगे तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा निकल जाएगा। और अगर हम इस नेट फोर्स को लिखें यहाँ पे एफ नेट, ठीक है, तो लिख सकते हैं F1 के कारण लगने वाला, या जैसे 4 पे लगा रहे हैं, 4 पे लग रहे हैं, ठीक है, तो F41, फिर उसी प्रकार से F42, ऐसे F43, ठीक है। तो इस प्रकार से अन्य जो भी चार्ज होंगे, ठीक है ना, जो भी मतलब चार्जेस होंगे जितना भी, तो सबके कारण हम ऐसे जोड़ करके उस पर टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 R41, ठीक है, क्या स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन भी लिख सकते हैं R41 कैप, जो भी। और फिर इसी प्रकार से बाकी चार्जेस के लिए भी, फोर्सेस के लिए, तो यहाँ पे यहाँ पे हो गया Q41, तो इसी प्रकार से Q42, और ये हो गया R42
का स्क्वायर और फिर R42 का कैप। तो इस तरह से एग्जाम्पल के हिसाब से बाकी सारे फोर्सेस को हम ऐसे उसको लिख सकते हैं। तो नेट फोर्स निकालने का मतलब इसके ये जो थ्योरेटिकल जो चीज है, इसको जब हम इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरह से समझेंगे वहां पर कि कैसे हम लोग एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के कारण हम लोग फोर्स निकाल करके और वेक्टर सम करके नेट फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बस आप ये समझिए कि किसी भी चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है बहुत सारे चार्जेस के कारण, तो अलग अलग चार्जेस के कारण वहां पर फोर्स निकाल लेंगे, उसका डायरेक्शन ले लेंगे और फिर जो भी फोर्स आएगा उसका हम लोग वेक्टर सम कर लेंगे, तो हमारा उस पॉइंट पर नेट फोर्स निकल जाएगा। यही मेथड है और यही हमारा जो है सुपरपोजिशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, यानी स्थिर वैद्युत बलों के अध्यारोपण का ये सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन जब हम इस पे करेंगे तो हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। और इसमें इसमें एक और चीज है आपको बता दें कि ये जो ज्यादातर ये जो चार्जेस जो होते हैं ना वो एक पैटर्न में होते हैं। जैसे पैटर्न में कहने का मतलब है कि वो एक ट्रायंगल हो सकता है कि ट्रायंगल के शीर्ष पे वो चार्ज रखे गए हो, या स्क्वायर हो स्क्वायर के शीर्ष पे चार्ज रखे गए हो, या रेक्टेंगल हो उसके शीर्ष पे चार्ज रखे गए हो। तो एक मतलब वहाँ पे डिस्टेंस वगैरह सब निकालना आसान हो जाता है। तो एक सिमेट्रिकल शेप होता है, तो उसी में चार्ज को रख करके और तब इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। कल का भी हमारा एक क्वेश्चन रह गया, उसको हम लोग देखते हैं पहले। तो पे आते हैं इस क्वेश्चन पे अपने। इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन, सॉरी, ये एक हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, तो इसमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, अभी पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी बाद में लोग करेंगे, पहले पहला पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि दो गोले हैं, आवेशित गोले हैं, ठीक है, और दोनों गोलों के बीच की दूरी केंद्र से केंद्र तक की दूरी कह रहा है। क्योंकि हम आपको बताए भी थे कि स्थिर वैद्युत बल जो केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर ये लगता है, डिस्टेंस भी सेंटर टू सेंटर ही हम लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि केंद्र से केंद्र तक की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। डेट मीन्स कि ये जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में हम कन्वर्ट करके लिख देते हैं 0.5 मीटर। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर ये डिस्टेंस है और केंद्र से केंद्र तक है। तो इसीलिए इसमें कहा, एक चीज और भी कहा जा रहा है कि इसकी त्रिज्याएं जो नगण्य है, यानी इसकी त्रिज्या बहुत ही नगण्य है। ठीक है, तो इसलिए इस ये जो डिस्टेंस है उसमें हम त्रिज्या को ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नगण्य है वो त्रिज्या। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब दोनों पे जो चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज जो है वो इस पे भी है, प्लस में 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और यहाँ पर भी प्लस में 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज इस पे भी है। ठीक है, तो दोनों जगह जो है वो सेम चार्ज है, तो दोनों पर प्लस है, तो निश्चित रूप से सिमिलर चार्ज है, तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो उस प्रतिकर्षण के बल की गणना हमको करनी है कि उस पर कितना विद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और प्लस में 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज दिया गया है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये दिया गया है। अब हमको इसके बीच का फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए कूलम्स लॉ को यूज करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², दैट इज कूलम्स लॉ। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज 1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और चार्ज Q2 की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और अपॉन R², तो 0.5 का स्क्वायर। ये न्यूटन में दोनों के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻,
10⁻⁷ है और ये -7 है, तो दोनों मिलकर के -14 हो गया, और -14 में से ये 9 निकल जाएगा, तो 10 जो है 14 में से 9 निकल गया, तो 5 बच जाएगा -5, ठीक है। तो ये हो गया -5, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा 0.5, तो 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 4 जा करके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस प्रकार से ये न्यूटन में हमारा वैल्यू। तो इस तरह से अब अगर हम आगे और इसको सिंप्लीफाई करें, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5, और ये फिर स्क्वायर होकर के 4 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 4, और इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस फॉर्म में, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपका ये जो आंसर होगा इस फॉर्म में आपको 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आपको इसके बीच का रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसका एक और पार्ट है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम अब इसमें नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगुनी तथा बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, तो आवेश की मात्रा को दुगुनी डेट मीन्स की 6.5 है, तो वो डबल होकर के वो 13 हो जाएगा, और बीच की जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, उसको आधा कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि बच्चे यहाँ पर आप लोग गलती ये करते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो फटाक से आप उसके वैल्यू को दुगुना या वैल्यू को आधा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, इसको पहले थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे और तब फिर लास्ट में इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कह रहा है कि दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा को दुगुनी, तो आवेश की मात्रा तो न्यू आवेश जो होगा वो पहले की तुलना में दुगुनी हो जाएगी, यानी Q1 डैश जो होगा वो पहला जो आवेश था Q1 उसका डबल हो गया, और इस प्रकार से हम Q2 के लिए भी लिख सकते हैं, Q2 डैश जो होगा वो भी पहले के आवेश का दुगुना हो गया, और जो डिस्टेंस है R डैश वो पहले के डिस्टेंस का आधा हो गया। यानी हम बस थ्योरेटिकली इसको हम अभी नोट कर दिए, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर फोर्स जब इसके लिखेंगे तो F डैश अब इसको कंसीडर कर लेते हैं, और फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q1 के जगह पर Q1 डैश, Q2 के जगह पर Q2 डैश, और R के जगह पर R डैश, और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा अब न्यू वाला ये फॉर्मूला हो गया, अब इसमें सबकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 डैश के जगह पर हो जाएगा 2Q1, Q2 डैश के जगह पर हो जाएगा 2Q2, और R डैश के जगह पर हो जाएगा R/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप देखोगे सॉल्व करोगे तो ये 2 2 जा 4, ये Q1 के साथ 2 है और Q2 के साथ 2 2 जा 4 हो गया, और फिर R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R²/4, तो ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, और 4 ऊपर जाकर के इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, डेट मीन्स की 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R²। अब अगर देखेंगे आप सही से तो F डैश जो है ये मान कितना हो जा रहा है 16 इंटू ये जो मान है ये हमारा पहले वाला जो फोर्स का फॉर्मूला था वो था F, यानी जो हमारा पहले उसके बीच जो फोर्स निकला था 1.5 10⁻⁻2, ये वाला फोर्स हो गया। डेट मीन्स कि अगर आवेश की मात्रा को दुगुनी कर दी जाए और गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो उस स्थिति में जो फोर्स होगा वो 16 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, तो 16 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, तो डेट मीन्स की अब यहाँ पर 16 और जो भी फोर्स का आपका मान आ रहा है वो वैल्यू हम वहां पर पुट कर देंगे, और पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा न्यू फोर्स जो होगा वो इजिली निकल जाएगा, ठीक है, जो कि 0.24 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी को जो है आधा कर दिया जाता है, या कभी कभी ये भी हो सकता है कहा जाए कि बीच की दूरी को दुगुना कर दिया गया, आवेश जो है कभी मान लेते हैं कहा गया कि आधा किया गया, कभी कहा जाएगा कि दुगुना किया गया, कभी कहा 1/4 कर दिया गया,
तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आए उनको सबसे पहले आप थ्योरेटिकली फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करेंगे और तब फिर उसके बाद उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आंसर बहुत ही आसानी से हो जाएगा और ज्यादा आपको इसमें गुना भाग भी आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व करेगा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस पर आधारित ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि चार बिंदु आवेश क्यू ए इजकल टू 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी इजकल टू -5 माइक्रोकुलम, क्यू सी इजकल टू +2 माइक्रोकुलम, क्यू डी इजकल टू -5 माइक्रोकुलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, ये ज्ञात करना है। पूरी तरह से ये सुपरपोजिशन लॉ पे आधारित है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक हम स्क्वायर बनाते हैं और इस स्क्वायर में ये चार इसके शीर्ष हो जाएंगे। इस शीर्ष का नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। अब इन चारों शीर्षों पर एक एक आवेश है। ए पर कितना आवेश है, 2 माइक्रोकुलम का, प्लस में 2 माइक्रोकुलम का, ऐसे लिख सकते हैं +2 माइक्रोकुलम। बी पर जो है -5 माइक्रोकुलम का, यहां पर हो गया जो आवेश -5 माइक्रोकुलम। सी पर जो है वो +2 माइक्रोकुलम का, यहाँ पर जो आवेश है वो +2 माइक्रोकुलम। और डी पर जो है वो है -5 माइक्रोकुलम का, यानी -5 माइक्रोकुलम। तो ये चारों शीर्षों पर ऐसे आवेश दिए गए हैं और इसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर की भुजा है। तो 10 सेंटीमीटर डेट मीन्स की 0.1 मीटर, इसके साइड को हम लोग मान सकते हैं 0.1 मीटर, ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर। तो इसकी प्रत्येक भुजा जो है 0.1 मीटर हो गई। हम क्या करते हैं कि इसके कह रहा है कि उसके केंद्र पर 1 माइक्रोकुलम का आवेश रखा गया है। तो अब केंद्र को जो हम ढूंढने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करते हैं और डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हमको केंद्र मिल जाएगा। तो यहाँ से दो डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी गलत हो गया, दो डायगोनल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये डायगोनल ड्रॉ किए तो हमको यहाँ पर इसका सेंटर मिल गया। ठीक है, और ये सेंटर को हम लोग ओ मान लेते हैं और यहाँ पर भी जो है 1 माइक्रोकुलम का आवेश रखा गया है। अब ये हमारा फिगर या क्वेश्चन कंप्लीट हो, यानी इसमें क्या है कि एक वर्ग है, वर्ग के चार शीर्षों पर ए बी सी डी पर चार आवेश रखे गए हैं और उसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया है 1 माइक्रोकुलम का। ठीक है, अब हमको इसमें बताना है कि केंद्र पर जो 1 माइक्रोकुलम का जो आवेश रखा गया है इस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब 4 चार्जेस है तो सभी चार्जेस के कारण यहाँ पर फोर्स निकालना है। तो सुपरपोजिशन लॉ में अभी यही चीज हम पढ़े थे कि अलग अलग चार्जेस के कारण को फोर्स को निकाल करके उसका वेक्टर से हम कर देंगे तो नेट फोर्स हमारा निकल जाएगा। तरीका यही है, मेथड यही है। तो उसी मेथड को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि साइड जो कि 0.1 मीटर है, तो ये वाला साइड जब 0.1 है तो आप देखेंगे अगर ये वाला हम ट्रेंगल लेते हैं ADC, ऐसे एक ट्रेंगल लेते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा जो लंब हो गया 0.1, आधार 0.1, तो ये जो कर्ण होगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम लोग ये कर्ण हम निकाल सकते हैं और उसका आधा करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा और फिर ये वाला भी डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा उसका आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है। अब क्या है कि जब ये आधा आधा करेंगे तो डेट मीन्स की जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, क्योंकि बिल्कुल हाफ पार्ट होगा वो, तो दूरी हमारी वहां से सेम हो गई। आवेश जो है यहाँ से यहाँ पे, अगर यहाँ के कारण हम यहाँ पर फोर्स निकालते हैं 2 माइक्रोकुलम के कारण यहाँ पर फोर्स निकालते हैं तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, प्रतिकर्षी होगा, और प्रतिकर्षी होगा तभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिकर्षी फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है। तो यह इस पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं FOA, यानी O पर A के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक है, सिंपली उसके अपोजिट को अगर भी आप देखें तो यहाँ पर भी वही सेम सिमिलर चार्ज है, जो यहाँ A पे था वही C पर भी है। 2 माइक्रोकुलम यहाँ पे भी चार्ज है और O पर 0.1 माइक्रोकुलम है। तो इसके कारण भी अगर हम यहाँ पर हम फोर्स निकालते हैं तो इस फोर्स का भी जो डायरेक्शन होगा
वो इसके अपोजिट, चूंकि रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसका भी अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी एफ ओ सी, ओ पर सी के कारण लगने वाला फोर्स। और दोनों फोर्स देखिए मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है। दोनों चार्ज, यानी जैसे यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, तो इस केस में भी दोनों पर सेम चार्ज है और इस केस में भी दोनों पर सेम चार्ज है। तो डेट मीन्स कि जितना फोर्स इस पे इसके कारण इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इसके कारण इस पे भी लगेगा। तो हम और दोनों फोर्स इक्वल, तो ऐसे कह सकते हैं कि दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के इक्वल है और साथ साथ दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ ओ सी इज इक्वल एंड अपोजिट एफ ओ ए। ठीक है, और इस तरह से अगर हम इसका वेक्टर सम करेंगे एफ ओ सी और प्लस एफ ओ ए, तो इसका वेक्टर सम जो होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। डेट मीन्स कि इस चार्ज का और इस चार्ज का यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बी और डी को जब हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी होगा, तो डिस्टेंस इक्वल। इस दो के लिए बी और ओ के लिए -5 माइक्रोकूलम चार्ज और यहाँ पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज, सेम वही इस सिस्टम में भी -5 और +1, तो चार्ज भी दोनों का सेम है दोनों के लिए। ठीक है, और डायरेक्शन देखें तो बी के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, तो ये जो इस पे जो फोर्स लगेगा तो इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच जो फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा और अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो अंदर की तरफ इनवर्ड होगा। तो इसका जो डायरेक्शन लिखेंगे एफ ओ बी, ओ पर बी के कारण लगने वाला फोर्स। और सिमिलरली इसके कारण जब इस पर फोर्स निकालेंगे तो भी निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन का होगा और अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो इनवर्ड होता है अंदर की तरफ, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ डी, तो ये भी अंदर की तरफ फोर्स हो गया। तो दोनों फोर्स को फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो दोनों फोर्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल भी है, तो फिर हम लिख सकते हैं अगेन एफ ओ बी इज इक्वल एंड अपोजिट एफ ओ डी। ठीक है, और इस प्रकार से इसका वेक्टर सम करेंगे एफ ओ बी और प्लस एफ ओ डी, तो इस प्रकार से नेट फोर्स हमारा जीरो। तो डेट मीन्स कि इन दोनों का भी नेट जीरो और इन दोनों का भी नेट जीरो, तो डेट मीन्स कि ओ पर जो हमारा नेट फोर्स होगा, यानी नेट फोर्स यहाँ पर लिख सकते हैं नेट फोर्स एट ओ विल बी जीरो, यानी ओ पर जो हमारा नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसमें क्या था कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट ऐसे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट हो गया, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और इस तरह से नेट फोर्स हमारा जीरो हो गया। बट अगर इसी में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया जाए, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि देखो अब यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, क्यू ए यानी 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है ना, लेकिन उसके अपोजिट जो है क्यू सी यहाँ पर भी +2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम यहीं पे अगर ले लें ऐसे, थोड़ा फटाफट इसको हम बता देते हैं, बाकी आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, और ऐसे अगर हम इसको ले लें और ये हमारा सेंटर हो गया, तो अगर यहाँ पे ये 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम प्लस में, ठीक है, और सी पर भी +2 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो अब क्या होगा, ठीक है ना, तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा माइनस क्यू, भाई क्वेश्चन आ गया क्या है, माइनस क्यू, एक सेकंड नहीं क्वेश्चन वही हो गया सर, ये क्वेश्चन ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, यहाँ पे आते हैं, तो ये 2 माइक्रोकूलम और यहाँ पे जो है वो -2 माइक्रोकूलम, प्लस नहीं है माइनस है, जैसे -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो और यहाँ पे फिर 1 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम प्लस में है, तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो तो बाहर की तरफ हो जाएगा, एफ ओ ए ऐसे लिख लेंगे, लेकिन ये जो निगेटिव है इसके कारण जो फोर्स निकालेंगे वो इनवर्ड होगा और उसका भी डायरेक्शन वही होगा जो कि एफ ओ ए का है, तो एफ ओ सी। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फिर ये ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे ये क्यू बी,
तो ये +5 माइक्रोकुलम हो गया, +5 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर हो गया -5 माइक्रोकुलम। तो अब इसके कारण जो फोर्स निकालेंगे वो तो आउटवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं FOB, लेकिन इसके कारण निकालेंगे तो ये इनवर्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा FOD। तो अब ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो दोनों फिर क्या होगा कि फिर दोनों को ऐड करेंगे, इसको निकाल करके इसको ऐड करेंगे, इनको निकाल करके इसको ऐड करेंगे, और तब फिर दोनों का हम वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री लेकर के वेक्टर सम करेंगे, तो हमारा नेट फोर्स जो होगा वो ओ पर इस डायरेक्शन में यहाँ पर हमको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा घर पे और ऐसे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करने प्रयास करेंगे। तब तक आप इसको देखिए, इसको ट्राई कीजिए, बनाइए, बन जाता है तो कमेंट से बताइए कि सर इसका आंसर इतना आया। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अभी और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सुपर पोजिशन लॉ पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, तो उसको हम लोग आगे के क्लासों में और भी हम उसको देखेंगे। ठीक है, और फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा फोर्स का ये जो है वो इलेक्ट्रिक और स्टैटिक फोर्स जो है वो लास्ट ये है। इसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर फिर हम लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे, उस पर थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा और आप इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे और इससे जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी अगर इसमें परेशानी हो रही है, या कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम उसको सुधारने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए यहीं पे समाप्त होता है हमारा क्लास।